तो लास्ट टाइम जैसे हमने किया था कि जो आप सॉलिड्स हैं उनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। ओके, अमॉर्फस में तो कोई अरेंजमेंट होता ही नहीं है जो हम पढ़ सकें। ओके, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर हो तो उसकी थ्योरी बना के स्टडी करी जा सकती है, अगर कोई किसी चीज में कोई ऑर्डर ही नहीं है तो उसकी क्या स्टडी करेंगे, है ना। तो इसलिए अमॉर्फस सॉलिड्स की तो हम डिटेल में स्टडी नहीं करते, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, क्यों होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, तो अब जितना भी बाकी चैप्टर बचा है उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही स्टडी चलनी है। तो आपने ये दिमाग में बात रख के चलनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जिनमें एक रेगुलर पैटर्न होता है और वही पैटर्न ओवरऑल स्ट्रक्चर में रिपीट हुआ होता है। ओके, तो बस ये दिमाग में रख के चलना है कि जितना भी आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें सभी में किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ओके, चलो अब क्रिस्टलाइन, डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसमें सबसे पहला पॉइंट है क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस, क्रिस्टल लेटिस को स्पेस लेटिस भी बोला जाता है, इज अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, पॉइंट्स का स्पेस में अरेंजमेंट। ओके, जैसे ये आपके पास कितने सारे पॉइंट हैं। ओके, तो हम क्या बोले इसको, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे कि दिस इज अ क्रिस्टल लेटिस, और यू कैन से स्पेस लेटिस। इस पूरे अरेंजमेंट को ये बोलेंगे। ओके, जैसे 3D में अगर देखना हो तो दिस इज स्पेस लेटिस, दिस इज स्पेस लेटिस, तो इनको स्पेस लेटिस बोलते हैं। क्लियर, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, जो रिपीटिंग पॉइंट्स को रिपीट कर करके बना होता है। ओके, as it is regular repeating arrangement to describe the space lattice completely, we can choose a small part of lattice which when repeated in different directions produces complete space lattice. This small portion of the lattice is called unit cell. अब जैसे अगर मैं इस स्पेस लैटिस की बात करूं तो इस स्पेस लैटिस में क्या हो रहा है, एक अरेंजमेंट है स्क्वायर वाला, उसी की रेपिटेशन हुई है बार 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 बार। ओके, क्लियर। तो ये जो पूरा कंप्लीट स्पेस लैटिस है वो एक छोटे से ये वाले यूनिट सेल का ही रेपिटेशन है बार बार। ठीक, तो इस छोटे सा जो ये जो आपके पास यूनिट है जिसको बार बार रिपीट किया गया है इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट स्पेस लैटिस, इस छोटे वाले सेल को जिसको बार बार रिपीट किया गया है उसको बोलेंगे यूनिट सेल। ओके, दिस इज यूनिट सेल। ओके, और यूनिट सेल कितने ज्यादा तरह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं। जैसे अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं तो इसमें आपके पास स्क्वायर यूनिट सेल है जो बार बार रिपीट हो रहा है इन ऑर्डर टू गेट दिस होल लेटिस। ओके, ऐसे ही रेक्टेंगुलर भी हो सकता है यूनिट सेल, जैसे ये पूरा आपके पास स्पेस लेटिस जो है वो रेक्टेंगुलर यूनिट सेल से बना है, ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल है, हालांकि देखने में दोनों सेम लग रहे हैं बट दीज आर रेक्टेंगुलर। ओके, उसके बाद पैरेललोग्राम यूनिट सेल भी हो सकता है, जैसे ये पैरेललोग्राम यूनिट सेल है। तो ऐसे ही यूनिट सेल बार बार रिपीट हुए हैं इन ऑर्डर टू गेट दिस स्ट्रक्चर। ओके, हालांकि लाइन से ज्वाइन करके हम सिर्फ इसको दिखा रहे हैं, बट ऐसे ही बाकियों को भी आप ज्वाइन करके दिखा सकते हो। ओके, सिमिलरली रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट, जिसमें एक इंटीरियर पॉइंट भी हो, तो ऐसे वाले भी आपके पास यूनिट सेल हैं। ओके, जिनको आप डेजिग्नेट दिखा सकते हो ऐसे करके। ओके, आगे आपके पास रोम्बस, जिनमें रोम्बस रोम्बिकल यूनिट सेल होगा। ये डिफरेंट शेप्स आप पढ़ते हो, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, मैथमेटिक्स में। तो उन शेप्स के अकॉर्डिंग जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेटिस कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जो ये जो लेटिस स्टडी करते हैं हम, लेटिस मतलब स्पेस लेटिस। ओके, पूरा यूनिट जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। ओके, लेटिस जो है वो आप एक 2D लेटिस की स्टडी भी कर सकते हो, 3D लेटिस की स्टडी भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये जो 5 स्टडीज करी गई हैं, ओके, ये किसकी है, ये आपने 2D लेटिस की स्टडी करी है। लेटिस क्या होता है, जो डिफरेंट जो पॉइंट से मिलके बना होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसको स्पेस लेटिस बोल रहे हैं। ओके, वैसे ही 3D लेटिस, जैसे ये अगर मैं इस स्पेस लेटिस की बात करूं तो इस स्पेस लेटिस में सबसे छोटा यूनिट जिस जो बार बार रिपीट हो रहा है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, इतना पोर्शन इसका उठा लो, ये वाला। ओके, वो ऐसा दिखता है, इसको यूनिट सेल बोला जा रहा है इस स्पेस लेटिस का।
सिमिलरली इस स्पेस लैटिस का, इसमें थोड़ा सा एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेरिजन टू दिस। तो इसके केस में अगर आप इसका यूनिट सेल देखो दैट विल बी लाइक दिस, और इसका यूनिट सेल जो है वो दैट विल बी लाइक दिस। ओके, और ये 3D स्पेस लैटिस है, तो इनका जो यूनिट सेल होगा वो भी 3D होगा। ओके, क्लियर। और एक जैसा अरेंजमेंट ही बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, ओके, नॉट अमॉर्फस। क्लियर। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस की? A regular arrangement of the constituent particle of the crystal in the three-dimensional space is called as the crystal lattice. Okay, और यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या बनेगी? The smallest three-dimensional portion of a complete space lattice, which when repeated over and again in different directions produces the complete space lattice, is called as the unit cell. जिसको बार बार रिपीट करके वो स्पेस लैटिस प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज द यूनिट सेल। ओके, उसके बाद किसी यूनिट सेल के पैरामीटर्स, ओके, जो उसकी शेप को डिफाइन करेंगे, ये कितने तरीके के हो सकते हैं? फॉलोइंग पैरामीटर्स डिसाइड शेप एंड साइज ऑफ द यूनिट सेल। कौन कौन से पैरामीटर हैं जो यूनिट सेल की शेप और साइज को डिसाइड करते हैं? इट्स डायमेंशंस, मतलब लेंथ, अलोंग दी थ्री एजेस ए बी सी। जैसे ये आपके पास ये यूनिट सेल है इस पूरे स्पेस लैटिस का, तो इस यूनिट सेल के सॉरी इसका लेंथ है जो है वो ए से डेजिग्नेट हो रही है, विड्थ जो है वो बी से, और हाइट जो है वो सी से। ओके, तो ए बी और सी इन लेंथ्स के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका शेप और साइज किसका? आपके यूनिट सेल का। और सिमिलरली दो लेंथ्स के बीच में जो एंगल होता है, जैसे सी और ए के बीच में जो एंगल है उसको बीटा बोल रहे हैं, सी और बी के बीच में जो एंगल है उसको अल्फा बोल रहे हैं, सी और बी के बीच में जो एंगल है, सॉरी ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको गामा बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो एंगल है बिटवीन द एक्सिस या बिटवीन द एजेस, इन एंगल्स की वैल्यू भी डिफरेंट होने पे आपका जो यूनिट सेल है वो डिफरेंट कहलाएगा। ओके, so there are total 3 and plus 3 6 parameters of the unit cell. Okay, if you change only one parameter then your unit cell will be changed. Okay, there are total 7 type of unit cells on the basis of these parameters. इन पैरामीटर्स के बेसिस पे 3 ये और 3 ये आपके पास टोटल 6 तरह के यूनिट सेल बन सकते हैं। ओके, लाइक कौन कौन से? क्यूबिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, rhombohedral, hexagonal. These are the 7 type of unit cells which can be there. Okay, क्यूबिक किसको बोलते हैं वो आगे ही है। क्यूबिक उसको बोलते हैं जिसके केस में आपके तीनों एजेस की लेंथ इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, जो इसके केस में हो रहा है क्यूबिक के केस में। ओके, क्लियर। आगे क्यूबिक में 3 टाइप्स हैं, अभी इसकी डिस्कशन नहीं हो रही, ये इस पे भी आते हैं। ओके, बट जो ये जो 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल बन सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, क्यूबिक बन सकता है। क्यूबिक में ये कंडीशन होती है डायमेंशंस में। क्लियर। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या होता है? टेट्रागोनल के केस में तीनों एंगल तो सेम होते हैं बट ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, मतलब लेंथ और विड्थ तो इक्वल होती है बट हाइट इज नॉट इक्वल टू लेंथ एंड विड्थ। तो उस टाइम आपके पास टेट्रागोनल अरेंजमेंट बनता है। ये दिख रहा है ना, इसकी हाइट डिफरेंट कर दी हमने, लेंथ और विड्थ सेम है, हाइट डिफरेंट है, एंगल भी 90 है तीनों बट हाइट इज डिफरेंट, so that's why it is called as the tetragonal. ओके, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के केस में तीनों लेंथ इक्वल नहीं होती, लेंथ तीनों में से कोई भी आपस में इक्वल नहीं होती, तीनों डिफरेंट होती हैं। हाँ, एंगल तीनों 90 होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक की शक्ल कैसी है? ये रही आपके पास ऑर्थोरोम्बिक। ओके, ए इज डिफरेंट फ्रॉम बी एंड बी इज डिफरेंट फ्रॉम सी। ओके, लाइक दिस। कोई भी दो लेंथ इक्वल नहीं होंगी, तीनों लेंथ डिफरेंट होंगी। तीनों लेंथ में
कौन कौन सी लेंथ काउंट कर रहा हूं मैं? लेंथ, विड्थ, हाइट। ये हाइट को डेजिग्नेट कर रही है, ये विड्थ, ये लेंथ। उसके बाद हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जो है उसके केस में ए इज इक्वल टू बी, दो लेंथें इक्वल होती हैं, तीसरी इक्वल नहीं होती। ओके। और इसमें दो एंगल तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और तीसरा एंगल जो है वो 120 डिग्री के इक्वल होता है। तो हेक्सागोनल कौन सा बनेगा? दिस इज योर हेक्सागोनल। ओके, क्लियर। ऐसे ही आपके पास रोम्बोहेड्रल और यू कैन से ट्रायगोनल। ओके, रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल में क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, बट तीनों 90 नहीं होते, कुछ और वैल्यू होती है। जैसे तीनों की वैल्यू 60 हो गई, लाइक दिस। ओके, क्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रोम्बोहेड्रल बोलते हैं या ट्रायगोनल बोलते हैं। जैसे इसके केस में ये रहा आपका रोम्बोहेड्रल। ओके, उसके बाद ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो दीज आर दी 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये आपके पास 7 टाइप्स हैं: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ओके, और इनकी किस बेसिस पे आपने बनाया गया है इनको? डिफरेंट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर है ना किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, 3 एज लेंथ और 3 एंगल्स। ओके, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल बन सकते हैं। ओके, आगे और बन जाते हैं। आगे कैसे बन जाते हैं? जैसे क्यूबिक में 3 टाइप्स बन सकती हैं: सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल 3 तरह के कैसे हो सकते हैं? सिंपल किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एज के ऊपर ही एटम हो। ओके, और कहीं पे भी कोई एटम ना हो, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, बट अगर एज के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी एक एक एटम हो जाए, हर एक फेस के सेंटर पे भी, उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, और अगर ऐसा ना हो कि सिर्फ ऐसा हो, एज पे हो प्लस साथ में बॉडी के सेंटर में एक एटम हो, तो उस टाइम जो अरेंजमेंट बनता है उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। ओके, और अगर वो क्यूबिक भी हो तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, जैसे टेट्रागोनल में भी दो केसेस बन सकते हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ओके, ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास 4 तरह के केस बन जाते हैं: सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड किसको बोलते हैं? जब आप पे सिर्फ दो ऑपोजिट फेसेस में एटम हो और कहीं किसी भी फेस पे कोई एटम ना हो, एजेस पे प्लस दो ऑपोजिट फेसेस के ऊपर एटम हो, दैट इज कॉल्ड एज द एंड सेंटर्ड। एंड दो ही होते हैं ना, एक स्टार्टिंग वाला, एक एंडिंग वाला एंड। ओके, मोनोक्लिनिक इज फर्दर ऑफ 2 टाइप, सिंपल एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में बॉडी सेंटर्ड नहीं बनता। ओके, ये बाय नेचर ही नहीं बनता, एग्जिस्ट करता। ट्राई क्लिनिक में सिर्फ सिंपल एग्जिस्ट करता है, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड नहीं एग्जिस्ट करते। रोम्बोहेड्रल में भी सिंपल ही एग्जिस्ट करता है, और हेक्सागोनल में भी आपके पास सिंपल ही बनता है। ओके, ये ऑब्जर्व किया गया कि ऑर्थोरोम्बिक में आगे कितने तरह के बन सकते हैं। ठीक है, तो वो देखा गया कि ऑर्थोरोम्बिक में आगे 4 तरह के बन सकते हैं: सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ओके, क्लियर। एक्चुअल में ये सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, वैसे रियलिटी में ये ऐसा होता है सॉलिड। ओके, बट जैसे इसका यूनिट सेल ये बना, ये कौन सा दिख रहा है आपको? अगर इसको, इसके एटम्स को हम पॉइंट से डेजिग्नेट कर दें, ओके, और उनको आपस में लाइन से दिखा दें जोड़ के, तो ये कैसा बनेगा? दिस विल बी फॉर्मिंग अ क्यूब। ओके, तो हम बोलेंगे कि ये क्यूबिक यूनिट सेल है। ओके, और ये भी क्यूबिक यूनिट सेल है। ओके, बट ये ऐसा क्यूबिक है जिसके फेस के सेंटर में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसकी आगे वैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, इसमें फेस के सेंटर में भी इलेक्ट्रॉन और एटम आ रहे हैं, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर। तो ये आपके पास देर आर टोटल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने हैं? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और 7 के आगे भी फर्दर क्लासिफिकेशन होकर टोटल कितने बन जाते हैं? देर आर टोटल 14 लेटिस, 14 टाइप्स ऑफ स्पेस लेटिस हो सकते हैं।
corresponding to the 7 crystal systems known as Bravais lattice. There are total 14 Bravais lattices. Okay, depending upon सबसे पहले पैरामीटर, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. ओके, और आपको ये सारे ही नहीं है आपके सिलेबस में. सिलेबस में जो आगे हम स्टडी करना शुरू करेंगे वो बस क्यूबिक वाले की स्टडी होगी. ये जो आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं उनकी आगे ये जो 3 टाइप्स हैं इनकी हमने डिटेल में अब स्टडी करनी है. ओके, क्लियर. जैसे आगे वैसे मैंने ये भी समझाया हुआ टाइप्स ऑफ लैटिसेस. लैटिसेस के आगे टाइप क्या थे जिसके अकॉर्डिंग वो 14 बने. 14 ब्रावियस लैटिस कैसे बने. ठीक, वैसे तो 7 होने थे बट इन फर्दर 2 टाइप्स की वजह से वो 7 से 14 बन गए. लाइक types of lattice depending upon the position of particles, there are 2 categories: primitive unit cell, non primitive unit cell. primitive unit cell कौन से होते हैं, इनको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, जिनमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है. ओके, सिंपल इज लाइक दिस. ओके, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे करी जाती है. ओके, हमने क्यूबिक को डिटेल में पढ़ना है इसलिए मैंने एग्जांपल में क्यूबिक दिखाए हुए हैं. प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपके पास एक ही टाइप आती है आगे, दैट इज सिंपल यूनिट सेल. ओके, इसको आप, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब और यूनिट सेल कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल. ओके, क्लियर. और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं, जिनमें कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर्स के अलावा भी कई जगह पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहा होता है. जैसे फेस सेंटर्ड सेल किसको बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स प्लस एट फेस सेंटर्स ऑफ ईच फेस. जितने भी फेस हैं आपके पास, जैसे फेस सेंटर ऐसा होता है, ठीक है, कॉर्नर्स पे तो है ही है पार्टिकल्स, साथ में हर फेस के सेंटर में भी आपको पार्टिकल दिखेगा. ठीक, इस फेस के सेंटर में पार्टिकल ये वाला है. ठीक, और ये जो पीछे वाले फेस के सेंटर में पार्टिकल ये वाला है, ये जो दिख रहा है. ओके, ये फेस सेंटर वाले हैं. 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब के, जैसे ये क्यूब है इसके 6 फेसेस होंगे. एक ये फेस, फेस काउंट करें 1 2 3 4, ये पिछला 5 और ये 6, टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब के. अपने कमरे में काउंट कर लो, जिस कमरे में बैठे हो कितने फेस बन रहे हैं. ठीक है, एक आगे एक पीछे 2 फेस, एक लेफ्ट में एक राइट में 4 फेस, एक ऊपर टॉप पे रूफ और नीचे. ठीक, तो कितने हो गए टोटल, 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब के. ओके, तो 6 फेसेस, गॉट इट. तो 6 फेसेस पे एक एक एटम होता है, उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. ओके, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सा होता है, एंड सेंटर्ड मैंने अभी बताया था, जिसमें आपके पास 2 ऑपोजिट फेसेस पे आपको, मतलब फेस सेंटर्ड जैसी टाइप है, बस 2 ऑपोजिट फेस, कोई भी 2 ऑपोजिट चूज कर लो. ठीक है, जैसे ये और ये चूज कर लो, या राइट और लेफ्ट चूज कर लो, या फ्रंट और बैक चूज कर लो. ठीक, 2 ऑपोजिट फेसेस में क्या होगा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस एट द सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस ओनली. ओके, और बॉडी सेंटर्ड सेल क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, साथ में आपके पास जो पार्टिकल है सेंटर में प्रेजेंट होगा, बॉडी के वो भी सेंटर में. जैसे आपके कमरे में जो, अच्छा ये बताओ क्यूब के कितने एज होते हैं, सॉरी एज नहीं, कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स, इनको कॉर्नर बोलते हैं ना. एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं. ओके, अपने कमरे में देखो, रूफ में, रूफ के 4 कॉर्नर. ओके, और आपकी जो बॉटम है उसमें 4 कॉर्नर, तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में. और तो क्यूब में एज कितने होते हैं, एज मतलब ये वाला. ठीक, कितने एज होंगे, ठीक, 1 2 3 4, छत की तरफ देख लो, 1 2 3 4, 4 एज ये वाले, 4 ही नीचे. ओके, क्लियर. 4 और भी हैं, कहाँ किस पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला. ठीक है, टोटल आपके कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं ना, ये एक दीवार, एक ये दीवार. ठीक है,
एक मतलब फ्रंट पे दीवार है, एक आपके बैक पे है, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे। तो दीवार की इंटरसेक्शन को भी एज ही बोलेंगे, ये वाला भी तो एज ही है। ओके, तो टोटल कितने एज हैं आपके क्यूब में, कितने, आपको ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल आने हैं आगे। ठीक है, कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर का मतलब ये, कॉर्नर क्यूब के कितने होते हैं, टोटल 8। ओके, एज कितने होते हैं क्यूब के, 12। फेस कितने होते हैं क्यूब के, 6। ओके, क्लियर। और सेंटर तो एक ही होता है ना, क्यूब की बॉडी का सेंटर तो एक ही होता है। गॉट इट। क्यूब की बात ही क्यों कर रहा हूँ, हमारे पास तो टोटल 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल हैं। ओके, 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल बन सकते हैं। क्लियर। सबसे सिंपल वाला क्यूबिक वाला केस है, तो हमारे पास आपके सिलेबस में यही है, इसको ही एक्सप्लेन करना है टोटल। ओके, वैसे तो टेट्रागोनल में भी 2 टाइप्स बनती हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। डिटेल में तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बट इन सभी में से आपको जो सिलेबस में है, जिसकी कंप्लीट स्टडी करनी है, वो है क्यूबिक वन। ठीक, क्लियर। वैसे आपके पास हर टाइप के आगे 4 टाइप बन सकते हैं। जैसे अगर रोम्बोहेड्रल है, तो रोम्बोहेड्रल के आगे 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल बन सकते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ओके, क्लियर। ये आपके पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और ये जो पिछली क्लासिफिकेशन करी है हमने लेटिसेस की, ओके, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो 7 टाइप बोला था हमने, ये क्लासिफिकेशन करी थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर में क्या आता है, लेंथ, विड्थ, हाइट, और आपके पास एंगल्स। इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन 7 टाइप की यूनिट सेल्स की। और अगर आपने ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स करनी हो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स करनी हो, तो 4 टाइप की। ओके, और सभी का मिला के देखा जाए, ये 7 टाइप्स और उनकी आगे वो वाली टाइप्स, जैसे बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, मिला के अगर बात करी जाए, ठीक है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं ये 14 टाइप्स। ओके, जैसे टेट्रागोनल में ये ऑब्जर्व किया गया, बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है, सिंपल। इसमें जो फेस सेंटर्ड है और जो एंड सेंटर्ड है, वो एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में। थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट। ओके, सो दैट्स वाई इसके केस में सिर्फ ये 2 केस ही बनाए दिखाए हैं। ठीक, और इनको कोलेक्टिवली जो 14 टाइप ऑफ लेटिसेस बन रहे हैं, इनको कोलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ब्राविस लेटिसेस। ओके, ओके, तो ये क्लियर है। तो अब हम क्यूबिक वालों को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम के यूनिट सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसे हमें पता है क्यूबिक सिस्टम में डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ओके, तो आपके पास क्यूबिक सिस्टम में एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आएंगे, उसकी कैलकुलेशन करना, देखते हैं कि कितने आते हैं। ओके, वैसे सिंपल को आप दिखाते ऐसे हो क्यूब से, जैसे हम ऐसे दिखा देते हैं सिंपल को, किधर गया सिंपल वाला, पिछले पेज पे है। सिंपल को हम ऐसे दिखा देते हैं, ओके, बट एक्चुअल में सिंपल में पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं। ओके, क्लियर। फेस सेंटर्ड में ऐसे, बॉडी सेंटर्ड को सिंपली ऐसे दिखा देते हैं कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए, वैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा दिखता है, ऐसा। अब डिस्कशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक सिस्टम। ओके, सबसे पहले ये एक, ये 3 तरह के आपके पास क्यूबिक सिस्टम जो मैंने दिखाया अभी, उसके एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आते हैं, उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें ये कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा कि जब आपका एटम डिफरेंट डिफरेंट लैटिस साइड पे प्रेजेंट होता है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है पर यूनिट सेल के लिए। कैलकुलेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लैटिस साइड्स। ओके, सबसे पहला आपके पास है, एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। ओके, जो आपका यूनिट सेल का एज है, जैसे मान लो ये आपका एक यूनिट सेल है। ओके, सॉरी, मेरी ना ड्राइंग थोड़ी ढीली है ऐसे।
ये वाला यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ मैं। इसका अगर मैं बात करूँ ये वाला एज, इस एज पे अगर आप कोई एटम रख दो तो ये एटम कितने यूनिट सेल में शेयर होगा? 8 में। कैसे 8 में? एक ये रहा आपका यूनिट सेल, ये वाला। वेट मैं थोड़ा सा पेन का यूज करूँ इसमें, नहीं बनेगी नहीं बात। वैसे समझाता हूँ, ये वाला आपके पास ये वाला एज किस में शेयर हो रहा है? एक ये वाला क्यूब है, एक ये उसके पीछे पड़ा हुआ क्यूब है, एक ये वाला क्यूब है और एक उसके पीछे, और ऐसे ही 4 ऊपर हैं। ठीक, तो ये वाला जो एटम यहाँ पे पड़ा है वो टोटल 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है। तो एक क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन माना जाएगा उसका? अगर एक एटम टोटल 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है इक्वली, तो एक क्यूब के पास उसका कितना हिस्सा आएगा? 1/8। ठीक, एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। Contribution of each atom present at corner will be 1/8. Next, an atom on the face is shared by 2 unit cell. जो एटम आपका फेस में आएगा वो कितने यूनिट सेल में शेयर होगा? 2 में। ठीक है, जैसे आपका ये वाला एटम है वो आधा इस क्यूब में आएगा, आधा इस क्यूब में आएगा। तो एक क्यूब में उसका कितना हिस्सा जा रहा है? इस एटम का इस क्यूब में कितना हिस्सा जा रहा है? 1/2। जैसे मान लो आपने काट दिया इसको यहाँ से, और एक डब्बा आपने अलग करना है, ये अलग करना है, ये यहाँ पे फिक्स था। ओके, जब आपने काटा तो आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा। तो इट मींस इस एटम की इस यूनिट सेल के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन है? 1/2। और इस यूनिट सेल के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन है? 1/2। ओके, क्लियर? तो इट मींस एटम ऑन द फेस इज शेयर्ड between 2 unit cells, hence contribution of each atom on the face for the unit cell। ठीक है, यहाँ पे साथ में एंड में लिख दो पर यूनिट सेल, यहाँ भी साथ में पर यूनिट सेल। ओके, तो उस एटम का हाफ जो है वो इस यूनिट सेल को मिलेगा और हाफ दूसरे को। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास एटम इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय नो यूनिट सेल। अगर आपका बॉडी सेंटर में कोई एटम पड़ा हो किसी क्यूब में, किसी यूनिट सेल में, ठीक, तो ये एटम कोई भी शेयर किसी भी क्यूब के साथ शेयर नहीं होता, पूरा का पूरा इसी क्यूब के अंदर होता है। ठीक, तो इस एटम की इस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? फुल, किसी में शेयर नहीं हो रहा। हेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम विद इन द बॉडी विल बी इक्वल टू 1। ओके, एन एटम प्रेजेंट ऑन द एज। एज क्या होता है? मैंने अभी बताया था क्यूब का यही वाला, इसको एज बोलते हैं। ओके, अगर आपका एटम क्यूब के एज पे पड़ा है तो होगा क्या? वो किन क्यूब्स में शेयर होगा? 1 2 3 4, वो 4 क्यूब्स में शेयर होगा। तो इस यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा आएगा? 1/4 आएगा ना। ओके, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द एज इज इक्वल टू 1/4। ठीक, तो ये कंट्रीब्यूशन कि हर एटम डिपेंडिंग अपॉन उसकी पोजीशन ऐसे निकालोगे, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि उसका कितना हिस्सा जो है वो पर यूनिट सेल को मिलेगा। अगर एटम आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 1/8 पर यूनिट सेल, अगर फेस सेंटर पे तो हाफ पर यूनिट सेल, अगर बॉडी सेंटर में है तो फुल, पूरा का पूरा उसी में आ जाता है, उसी यूनिट सेल में काउंट होता है। ओके, और अगर एज पे पड़ा है तो 1/4। दिस विल बी द कंट्रीब्यूशन, ओके, ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। अब कैलकुलेट करेंगे, अभी कंट्रीब्यूशन निकालनी सीख ली ना। ओके, अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम इज इन अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस के पर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस कौन सा होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस वैसे एक्चुअल में ऐसा होता है दिखने में, ओके, बट हम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो दैट विल बी लाइक दिस। ओके, सिंपल क्यूबिक लैटिस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एजेस पे एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, और हर एज वाला एटम जो है वो टोटल 8 में शेयर होता है।
है ना, क्योंकि एक यूनिट सेल तो होता नहीं, ऐसे कई सारे यूनिट सेल होते हैं इन दिस स्पेस लैटिस, जैसे कि हमने पढ़ा था। ओके, तो ईच एज हैज कंट्रीब्यूशन 1/8, और आपके पास सिंपल में 8 एजेस के ऊपर एटम होता है, और हर एज का 1/8, एटम का 1/8 हिस्सा जो है वो उस यूनिट सेल को मिल रहा है। टोटल 8 एज हैं, और हर एज की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8 एटम। तो टोटल कितने एटम गिने जाएंगे एक यूनिट सेल में, 1। जो सिंपल वाला यूनिट सेल होगा उसमें एक एटम होगा पर यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ये रहा आपका। इसमें क्या होता है, इसमें 8 एज होते हैं, साथ में एक बॉडी के सेंटर में एटम होता है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ओके, ये जो एज पे बड़े होते हैं एटम, ये तो आपको पता है, एज पे जो एज पे होता है एटम, वो तो 8 क्यूब्स में बटा होता है ना। ओके, तो आपके पास टोटल 8 एजेस पे एटम पड़ा है, एक क्यूब को कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/8। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स विल बी इक्वल टू 1/8 इंटू 8, दैट इज 1। तो टोटल एज के ऊपर कितने एटम पड़े हैं, 1, क्योंकि हर एज पे 1/8 ऑफ एटम पड़ा है, फुल एटम नहीं पड़ा है, क्योंकि हर एटम एज वाला जो है वो 8 क्यूब्स में शेयर हो जाता है। ओके, कंट्रीब्यूशन बाय द एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी, जो विद इन द बॉडी है वो तो सारा का सारा इसी में ही है, इसी यूनिट सेल के अंदर आता है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होते हैं एक यूनिट सेल में, एक बॉडी सेंटर वाला, एक टोटल मिला के 8 एजेस का, टोटल कितने एटम होते हैं, 2। देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, फेस सेंटर एफसीसी में, एफसीसी का मतलब क्या होता है, एजेस पे एटम है, और साथ में क्यूब के जो 6 फेसेस हैं, हर फेस पे एक एक एटम है। वो बात अलग है कि एक यूनिट सेल को एक पूरा नहीं मिलेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि एटम जो है वो कितने में शेयर होता है। जो एजेस पे एटम पड़े हैं वो तो 1/8 ही आता है एक यूनिट सेल में। ओके, और जो फेस सेंटर में होते हैं, फेस सेंटर में जो होते हैं वो, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी, हाफ, आधा मिलेगा एक यूनिट सेल को। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन द कॉर्नर, 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8, 1। कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन द फेसेस, हर फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/2। कितने फेस हैं टोटल, 6, कैलकुलेट किया 3। तो टोटल कितने एटम हुए, एक सभी कॉर्नर्स का मिला के प्लस 3 सभी फेसेस का मिला के, क्योंकि 6 फेसेस थे ना, और हर फेस की कंट्रीब्यूशन 1/2 थी। तो टोटल एटम कितने आए एक यूनिट सेल में, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ओके, तो वैसे कैलकुलेट करनी है, बट उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कंट्रीब्यूशन वाला फंडा, कि कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है पर यूनिट सेल, फेस की 1/2, हाफ एटम पर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर वाले की फुली, और जो एज पे एटम होता है उसकी 1/4। ओके, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल्स पे, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 2, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स A and B has a cubic structure in which A atoms are at the corners of the cube, B atoms are at the face center. Derive the formula of the compound. आपने कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। कंपाउंड ऐसे बन रहा है कि जो ए आ रहा है, जो आपके पास क्यूब बनता है, क्यूब के कॉर्नर्स पे ए के एटम पड़े हैं, और हर फेस के सेंटर में बी का एटम पड़ा है। तो आपने फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बनाना है, या आप बोलो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल बनाना है, कि एक यूनिट सेल में कितने ए हैं और कितने बी हैं पर यूनिट सेल, और वही ओवरऑल कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि जो यूनिट सेल में रेशो होगी वही टोटल स्पेस लैटिस में रेशो होगी ए और बी की, उससे आपका ओवरऑल फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा कंपाउंड का। ओके,
तो आपके पास ए एटम्स जो हैं वो एजेस पे पड़े हैं। आपको पता है एज की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8। तो टोटल 8 कॉर्नर, सॉरी एज नहीं, कॉर्नर, गलती से एज बोल गया। देयर आर 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड ईच कॉर्नर इज हैविंग 1/8 ऑफ द ए पर यूनिट सेल। तो टोटल नंबर ऑफ ए पर यूनिट सेल कितने हैं, 1। ओके, टोटल बी पर यूनिट सेल कितने आएंगे, टोटल 6 फेजेस होते हैं और हर फेज की कंट्रीब्यूशन 1/2 है। सो नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल 3। ओके क्लियर। तो बस, तो यूनिट सेल में ए और बी की रेशियो क्या चल रही है, फॉर एवरी 1 ए एटम देयर विल बी 3 बी एटम्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कंपाउंड का, A1B3। ओके, यही फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल है, यही ओवरऑल लैटिस का फॉर्मूला है, क्योंकि जो यूनिट सेल का फॉर्मूला आएगा वही ओवरऑल लैटिस का फॉर्मूला आएगा। ओके, क्योंकि वही तो यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर लैटिस बनाता है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 इज डन। 3 आपका होमवर्क। प्रॉब्लम नंबर 4। चलो जी, न्यूमेरिकल्स में आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4। अब इस 4th न्यूमेरिकल में क्या है आपके पास, स्टेटमेंट इज गिवन, एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम्स ए एंड बी has a face-centered cubic arrangement in which atoms A are present at corner, B is present at face centers. ओके, आपके पास एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, जिसमें ए जो है वो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, ए के एटम्स जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और जो बी के एटम है वो हर फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। ओके क्लियर। इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, मतलब अगर एक एटम मिसिंग है फ्रॉम द कॉर्नर, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको कि कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने का मतलब आपने यूनिट सेल का फॉर्मूला निकालना है। तो यूनिट सेल का फॉर्मूला निकाल लिया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका कंपाउंड का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि यूनिट सेल को रिपीट कर करके ही तो पूरा कंपाउंड बना होगा। ठीक, तो यूनिट सेल में ए और बी की रेशो क्या चल रही है वो निकाल लो। ओके, वही रेशो ओवरऑल कंपाउंड में आएगी और उसी को सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोलते हैं कंपाउंड का। ओके, अब जैसे इन्होंने बोल दिया कि एज कॉर्नर वाला एक एटम मिसिंग है, तो मतलब टोटल आपके पास 7 कॉर्नर है ऐसे जिसपे एटम प्रेजेंट है ए का, क्योंकि कॉर्नर पे तो ए प्रेजेंट है ना। ठीक, और आपको पता है कि हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8। तो 7 कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी टुवर्ड अ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल के 7 कॉर्नर ऑक्यूपाइड होंगे, एक खाली है क्योंकि वो मिसिंग है अपनी साइड से। ओके, तो कंट्रीब्यूशन एटम्स ऑफ ए टुवर्ड यूनिट सेल दैट विल बी इक्वल टू 7 into 1/8। 7 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि 1 कॉर्नर इज मिसिंग। तो टोटल नंबर ऑफ ए पर यूनिट सेल कितने हैं, 7/8 एटम। ओके, फेस है, फेसेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6, और हर फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/2। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बी एटम्स इन पर यूनिट सेल दैट विल बी 6 फेसेस और हर फेस की कंट्रीब्यूशन 1/2, 3। तो इट मींस टोटल 3 एटम्स होंगे पर यूनिट सेल। ओके, किसके होंगे, 3 बी। ओके, तो पर यूनिट सेल इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर यूनिट सेल ए कितने हैं, 7/8, बी कितने हैं, 3। तो यही फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए 7/3 और बी 3। ओके, तो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा आपके पास, नहीं B3, नहीं 7/3 नहीं 7/8 है, सॉरी, यहाँ पे 7/8। ओके क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बट ऐसे हम कभी रिप्रेजेंट नहीं ना करते फ्रैक्शन में एटम्स, तो इस फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों नंबर्स को। तो कर दो 8 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला क्या बन रहा था, A7/8 B3, दोनों नंबर्स को
8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटीजर बनाने के लिए, तो क्या बन जाएगा A7B24। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल, एंड दिस जो यूनिट सेल का फॉर्मूला वही यूनिट ओवरऑल कंपाउंड का फॉर्मूला। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 5। बाकी जो प्रॉब्लम नहीं करी वो आपका होमवर्क है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड में कितने यूनिट सेल्स होंगे, कितने एटम होंगे ये नहीं पूछा उन्होंने, कितने यूनिट सेल होंगे वो पूछा। गिवन क्या है, गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, कि जो गोल्ड है वो सॉलिड फॉर्म में, जो उसका क्रिस्टल लैटिस होता है वो किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज करता है, एफसीसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके जो एटम है वो एफसीसी अरेंजमेंट बना रहे होते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स होंगे। सबसे पहला तो काम यही है, हालांकि उन्होंने एटम्स नहीं पूछे, उन्होंने ये पूछा कि 1 ग्राम गोल्ड में कितने यूनिट सेल होंगे। बट यूनिट सेल कैलकुलेट करने का रास्ता जो है वो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने के होके ही गुजरता है, तो पहले आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। You know that 197 gram of gold will have 6.022 into 10 to 23 atoms of gold according to the mole concept. तो 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स हैं, दिस मच। ओके, और हमें ये भी पता लग चुका है कि अगर एफसीसी यूनिट सेल बनाना हो तो एक एफसीसी यूनिट सेल बनाने में कितने एटम लगते हैं, 4। और गोल्ड किस में क्रिस्टलाइज कर रहा है, एफसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी लैटिस बना रहा है ना। ओके, क्लियर। तो एफसीसी का शॉर्ट फॉर्म में है, वैसे क्या बोलते हैं उसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तो आपके पास 4 एटम्स का एक यूनिट सेल बनता है एफसीसी में। गोल्ड के कितने एटम प्रेजेंट है 1 ग्राम गोल्ड में, इतने एटम्स। तो इतने एटम्स की वजह से कितने एफसीसी यूनिट सेल बनेंगे, 4 एटम्स की वजह से कितने यूनिट सेल बनते हैं, 1। तो एटम्स कितने हैं आपके पास, 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 197 एटम्स। इतने एटम्स की वजह से कितने यूनिट सेल बनेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू दिस नंबर, ये वाला जो नंबर है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई करवा देना, ये इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट दिस। सो दिस मच नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और भी कुछ पता करेंगे एफसीसी के बारे में, बीसीसी के बारे में, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। बीसीसी इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये सारी।